हाँ स्टूडेंट्स, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और इसके बाद आप देखिए कि जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई भी वायर आपके पास है या कोई भी बॉडी आपके पास है और आपने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है यह R0, T डिग्री सेल्सियस पर आपने देखा कि इसका जो रेजिस्टेंस है ये हो गया RT। तो फॉर्मूला होता है R⁻T = R0 विद इन ब्रैकेट 1 + अल्फा × T। यहाँ पर जो ये अल्फा होता है इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं कि जहाँ पर जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाया करता है। कभी ऐसा होता है आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाया करता है। कभी कभी ऐसा होता है आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस जितना था उतना ही रहता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये ज़रूरी होता है कि हम लोग पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लें। अगर आप इस फॉर्मूले से देखेंगे, आप इसको ओपन कर लेंगे तो होगा RT = R0 प्लस अल्फा R0 × T। आपको अल्फा निकालना है तो आप देखेंगे RT - R0 सुधर गया है, अल्फा × R0 × T। यहाँ से हो जाएगा अल्फा = RT - R0 अपॉन R0 × T। आप देखिए यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। आप देखिए, आप लिखेंगे इफ R0 = 1 ओम एंड स्मॉल t = 1 डिग्री सेल्सियस। अगर ये भी 1 और ये भी 1 तो आप देखिए अल्फा जो होगा वो होगा RT - R0। देन अल्फा = RT - R0 या जितना रेजिस्टेंस बढ़ गया या चेंज इन रेजिस्टेंस, तो चेंज इन रेजिस्टेंस वो भी कौन सा चेंज कि कितना बढ़ गया रेजिस्टेंस। ये आप देखिए कि इस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट ओम का एक रेजिस्टेंस था और आप लोगों ने जब टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया बढ़ाकर, तो जितना भी रेजिस्टेंस बढ़ गया RT - R0 जितना हो गया वही होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट ओम का, यूनिट वैल्यू का आप एक रेजिस्टेंस लीजिए और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिए। जितना भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा वही होगा उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप देखिए कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है RT - R0 अगर पॉजिटिव होता है, RT की वैल्यू R0 से ज़्यादा होती है, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ऐसे मटेरियल्स के लिए जहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है वहाँ पर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है। दूसरा केस ऐसा होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस कम हो गया, RT कम हो गया R0 के मुकाबले, तो उस केस में RT - R0 जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे केस में जहाँ पर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस कम हो जाया करता है वहाँ पर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, और आप देखिए कि अगर RT और R0 इक्वल रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, आज से कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का इफेक्ट ये है कि कोई भी चेंज नहीं हुआ रेजिस्टेंस में, तो फिर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। आप देखिए कि हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, एक फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, ओम्स लॉ में ड्राइव किया था कि
V अपॉन आई, V अपॉन आई के फॉर्म में ड्राइव कर चुके हैं। आप देखिए, मैं एक नोट में आपको बता दूं, एक नोट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान समझिए इस बात को कि हम लोग देख चुके थे कि ओम्स लॉ में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि V अपॉन आई इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन रो। ये मैंने ड्राइव किया था। आप जानते हैं कि V अपॉन आई जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया, इट इम्प्लाइज दैट कि रेजिस्टेंस हो गया R इज इक्वल टू, क्योंकि R हो गया m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन टॉ। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। और आप देखिए कि जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पता लगेगा कि स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास जो कांस्टेंट होता है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट होता है, लेकिन स्मॉल n फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड टॉ, रिलैक्सेशन टाइम, इस पर डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। दूसरी बात आप देखिए कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आप जानते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला है। अगर मैं आर की वैल्यू पुट कर दूं तो फिर हम लोगों को रिलेक्शन टाइम के टर्म में रो की वैल्यू मिल जाएगी। आप नहीं पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन 1 तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू होगी m अपॉन एन स्क्वायर इंटू एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन टो मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन एल। तो आप देखेंगे a से a और l से l कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में रो इज इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टो। ये आएगा इसकी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए, ये आ जाएगा। फिर आप जानते, देखिए ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, ये होगी इसकी रेजिस्टिविटी। आप देखिए कि इसका जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी G इज रेसिप्रोकल ऑफ R, R का रेसिप्रोकल होगा, और इसका जो कंडक्टेंस सिग्मा ये होता है 1 अपॉन रो। तो ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। अब आप देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। आप देखिए मेटल्स होते हैं, यानी कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और इसके अलावा एलॉयज होते हैं। तो इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, एलॉयज, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। आप देखिए पहली चीज आती है मेटल्स। आप देखिए ऐसा होता है कि मेटल्स में मैंने बताया था, आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कि अगर मैंने एक वायर लिया, ये मेटल का वायर है, ये वायर है मेटल का, इसमें ये पॉजिटिव आयन है, आपने यहाँ पर लगाया पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ लगाया नेगेटिव टर्मिनल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये एस्टैब्लिश हो गई इस डायरेक्शन।
तो इसके इफेक्ट से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये बार बार चल रहा है और टकरा रहा है। आप देखिए, आप जानते हैं कि जो दो पॉजिटिव आयंस हैं इनके बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस मीन फ्री पाथ यह है लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन जिस रूट मीन स्क्वायर स्पीड से चल रहा है वह है VRMS। तो जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसकी स्पीड है VRMS। तो मैंने बताया था कि रिलेशन टाइम जो होता है टो, ये होता है टो इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस चल रहा है लैम्डा अपॉन VRMS, ये होता है। आप देखिए कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब कि लैम्डा जो होगा वो कम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो VRMS ही बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये कम हो गई और ये बढ़ गई, तो जो टॉ होगा रिलेशन टाइम ये कम हो जाएगा। और आप देखिए कि आपके पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला A, आप देख रहे हैं फ्रॉम A कि R, आप देखिए M नहीं चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n चेंज नहीं होंगे, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चेंज नहीं होगा, लेंथ ऑफ द वायर चेंज नहीं होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर चेंज नहीं होगा, लेकिन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। तो आप देख रहे हैं फ्रॉम A कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। और आपने देखा कि टॉ क्या हुआ, कम हो गया, तो जो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस जो होगा ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे आप देखिए B से, फ्रॉम B, यहाँ पर से भी आप देख रहे हैं कि जो रो है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। तो इसका मतलब कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। हालांकि मैंने बताया था कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, चेंज नहीं होना चाहिए। तरह के मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है, अगर टेम्परेचर बदलता है तो बदल जाता है, तो मेटल्स के लिए ये बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप देखिए C से आप देखेंगे कि G इज रेसिप्रोकल ऑफ R। अब R क्या हुआ, बढ़ गया, तो G जो कंडक्टेंस है ये कम हो जाएगी। एंड फ्रॉम D जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कनेक्टिविटी ये क्या हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी। तो मेटल्स में जो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के बढ़ जाया करते हैं, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ये डिक्रीज हो जाया करते हैं। इसका मतलब कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला अगर आप देखें कि RT = R0 / 1 + अल्फा t, तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू होगी ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, बिकॉज RT - R0 जो है ये पॉजिटिव आया है। आप देखिए कि इसकी यूनिट ओम, इसकी भी ओम, तो ओम से ओम कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर बचा 1/T, यहाँ पर 1/T। तो जो यूनिट होगा इसका ये होगा या तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ये इसके ऐसे ये इसके यूनिट्स होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है कि पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन ये इसके यूनिट हुआ करते हैं। तो इसके लिए जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, ये पॉजिटिव होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि अगर एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, तो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं कॉपर की, मेटल है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ इस तरह से कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस और इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इस तरह से बढ़ेगा। आप देखिए दूसरी बात यहाँ पर मेटल्स में या कंडक्टर्स में ही बात बताऊँ मैं आप लोगों को, सुपर कंडक्टर ये क्या है,
जैसा कि डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपने देखा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इस पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा इफेक्ट भी मिलता है अगर हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा करने की बजाय कम करना शुरू कर दें। तो कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिसमें इनका जो बिहेवियर होता है इस टाइप का होता है कि वेरी लो टेम्परेचर्स पर इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो हो जाया करता है। जैसे कि मरकरी का 4 केल्विन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस एकदम से जीरो हो जाएगा। जब एकदम से रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, अगर आप देखें सेमीकंडक्टर के लिए तो उसमें ये होगा कि अगर ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी है, ये वाली रेजिस्टेंस है, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है और 4 केल्विन टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा वो एकदम से जीरो हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, आप देखिए कि अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो आप देखिए जो इसकी कंडक्टेंस है वो आप देखेंगे कि वो इनफाइनाइट हो जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाए उससे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई तो वो सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाया करता है। इसमें क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक क्लोज सर्किट है और क्लोज सर्किट जो है उसका रेजिस्टेंस है R, अगर हम लोग उसमें I करंट फ्लो कराएं T टाइम तक, तो हीट की फॉर्म में जो कंज्यूम होती है, हीट में जो कन्वर्ट हो जाया करती है, हीट में जो कन्वर्ट होगी वो होगी I² × R × T, इतनी जूल। अगर आप 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो वो कैलोरी में इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये कन्वर्ट हो जाती है हीट में, यानी कितनी एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाया करती है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्लोज सर्किट है जो कि बना है सुपर कंडक्टर से, आप देखिए कि टेम्परेचर 4 केल्विन टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया। हम लोग बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उसी टेम्परेचर की जहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो हो चुका है, कनेक्टिविटी उसकी इनफाइनाइट हो गई है, तो उस केस में रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और उस केस में H = I² × R × T, अगर T टाइम तक आप लोग उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो किसी भी तरीके से एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट नहीं होगा और जो एनर्जी है वो कंजर्व बनी रहेगी। इसका मतलब ये, अगर आप लोगों ने एक बार करंट फ्लो करा दी उसके अंदर तो फिर बिना किसी एनर्जी के लॉस के वो करंट उसमें इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो होती रहेगी। ये जो प्रोसेस है ये होता है सुपर कंडक्टिविटी, और जिन कंडक्टर्स में ये होगा उसे हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कि मरकरी 4 केल्विन टेम्परेचर पर। आप देखिए कि इससे एनर्जी का हम लोग एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो सुपर कंडक्टिविटी का प्रोसेस है ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है, इसलिए फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम एनर्जी को सेव कर लें। जिस दिन सुपर कंडक्टर्स मिल जाएंगे हमें रूम टेम्परेचर पर, उस दिन हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को, जो कनेक्ट हमारे पास जो कनेक्शन वायर्स होते हैं उसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है, उसको हम सेव कर पाएंगे। फिर आते हैं हमारे पास, देखिए एलॉयज, बहुत सारे एलॉयज होते हैं, टंगस्टन, मैग्नीन, नाइक्रोम, ये एलॉयज हैं, बहुत सारे मेटल से मिलकर बनाए जाते हैं। उसमें उसकी खास बात ये होती है कि जैसे हमने एक बल्ब लिया, अब बल्ब का फिलामेंट आपने बनाया नाइक्रोम का या टंगस्टन का, तो उसमें या हमने प्रैक्टिकल हमारे पास जो लैब है उस लैब में जो वायर है उस वायर में कोशिश करते हैं कि वायर इस तरीके का रहे, या हम ज़्यादा देर तक करंट फ्लो कराते हैं तो वायर अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है उसका तो फिर उसका जो रेजिस्टेंस है, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा चेंज ना हो। तो ऐसे केस में हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। जो एलॉय होते हैं वहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, ये जीरो हुआ करता है, अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, इसलिए टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेजिस्टेंस पर, या बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम बात करें अगर नाइक्रोम की, तो आप देखिए नाइक्रोम के केस में अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें नाइक्रोम के लिए, तो टेम्परेचर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो कर्व रहेगा वो इस तरह से लगेगा कि अगर 0 केल्विन पर ये था इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वो बिल्कुल
कांस्टेंट तो नहीं रहेगा लेकिन वीक डिपेंडेंट होगा, बहुत ही कम रहेगा इस तरीके से। तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन पर जो कि एलॉय है। उसका देखिए सेमीकंडक्टर्स, फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स, फिर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उसके आउटर मोस्ट जो भी उसका एटम होगा उसके आउटर मोस्ट एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे कि आप देखिए ये किसका एटम है, तो इसका दूसरा जो एटम होगा वो यहाँ होगा, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यहाँ होगा इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यहाँ होगा इसमें भी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यहाँ होगा इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टेट्राहेड्रल शेप होगी और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। इसका देखिए ऑक्टेट कंप्लीट इस तरह से होगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये इसका हो गया। तो बाकी सारे जितने भी हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, ये इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर रहेंगे। आप देखिए टेट्राहेड्रल शेप होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर फ्री नहीं होगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो जब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, 0 केल्विन टेम्परेचर की, तो उस वक्त n की वैल्यू कितनी होगी 0। जब n की वैल्यू 0 होगी तो इसका r कितना होगा इनफाइनाइट। ऐसे ही रो में n की वैल्यू 0 तो रो की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हम देखेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो जो स्पेस छोड़ के जाते हैं, जो सीट है कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की सीट है उसको हम होल कहते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के चार्ज कैरियर्स हुआ करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकलते हैं और दूसरे टाइप के जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल, जो सीट छोड़ के गया है इलेक्ट्रॉन उसकी सीट होती है पॉजिटिवली चार्ज होल। ये दोनों ही हमारे पास चार्ज कैरियर्स हुआ करते हैं, उस तरफ बिहेव करते हैं। इसलिए जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाया करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ह्यूज अमाउंट में चार्ज कैरियर्स मिल जाया करते हैं। जब चार्ज कैरियर्स मिल जाया करते हैं तो आप देखिए जो n है ये बढ़ जाता है। जब n बढ़ता है तो r कम हो जाया करता है, n बढ़ता है रो कम हो जाया करता है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, व्हेन टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, व्हेन T इंक्रीजेस, तो आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, जो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टिविटी वो भी कम हो जाएगी। इसलिए इसका जो अल्फा होगा वो होगा नेगेटिव। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये नेगेटिव होता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब। अगर हम लोग किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए एक ग्राफ प्लॉट करें उसकी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो वो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा। जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये था तो वो कम होगा, ये ग्राफ इस तरह से, या ये भी आ सकता है, ये इस तरह भी आ सकता है। इस तरह से कि, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो जो आयंस होंगे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जो चार्ज कैरियर्स होंगे उसके अंदर, उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो फास्ट स्पीड से मूव करते हैं उसके अंदर। और जब फास्ट स्पीड से मूव करते हैं तो जो शिफ्ट है, जो चार्ज का फ्लो है वो बढ़ जाता है। जब चार्ज का फ्लो बढ़ जाया करता है तो करंट बढ़ती है, I = Q/T। और जब करंट बढ़ जाया करती है तो रेजिस्टेंस जो होता है
वो कम हो जाया करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जब टेम्परेचर आप उसका बढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाया करता है। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको ही देखिएगा। थैंक यू।